तो टुडे हम लोग लास्ट सेगमेंट का डिस्कस करते हैं। NPTEL कंट्रोल सिस्टम पहले इसे देख लेते हैं, फिर बाकी जो पीछे 3 बचा हुआ है उसको कर लेंगे। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। करा which one of the following statement is typically true about a lead compensator। ठीक है, लीड कंपनसेटर के लिए कौन सा सही है। अब यहाँ पर ध्यान दो, करा इट attenuate high frequency signal and worse the transient response, it improve the transient response and amplify high frequency signal, it worse the transient response amplify high frequency signal, it improve the transient response and attenuate high frequency signal। तो सबसे पहले लीड कंपनसेटर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं कि आखिर है क्या। तो हम कुछ करेंगे नहीं, इसके बारे में हम कुछ पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, बस कुछ पॉइंट बता देते हैं। लीड कंपनसेटर, उस पॉइंट को सिर्फ याद रखना, ठीक है ना। अभी इसके बारे में ज़्यादा जानने का कोई मतलब नहीं है। पहला पॉइंट, तो लीड से तो मतलब ही पता चल रहा होगा। अगर कोई मान लीजिए फेजर का बात आ जाए तो ये फेज लीड करता होगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि अगर कहीं फेज का हम बात करेंगे तो लीड कंपनसेटर फेज लीड करेगा, लैग कंपनसेटर फेज लैग करता है, ठीक है। फिर एक आता है लीड लैग कंपनसेटर, फिर एक होता है लैग लीड कंपनसेटर, उसमें दोनों मिलकर के अपना काम करेगा। तो पॉइंट को देखो याद क्या रखना है। लीड कंपनसेटर के लिए इट एड्स sufficient phase lead to, हम जैसे लिख रहे हैं ना वैसे ही याद रखना, आएगा ऑप्शन तो इसी प्रकार से आएगा। एक्सेसिव फेज लैग एसोसिएटेड with the uncompensated system। एक पॉइंट ये हो गया, मतलब क्या हो जाए, इट एट सफिशियंट फेज लीड, ठीक है। ये फेज लीड करता है टू रिड्यूस एनी एक्सेसिव फेज लैग एसोसिएटेड। कहने का मतलब कोई सिस्टम ज़्यादा लैग कर रहा है, अब उसमें हमको है कि नहीं, इस सिस्टम में अगर हम इसको फेज लीड कर देंगे तो ये अस्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, मतलब जो इसका नॉर्मल कंडीशन है उस कंडीशन में ये पहुंच जाएगा। तो वहाँ पे फेज लीड करने का जहाँ जरूरत होगा वहाँ पे लीड कंपनसेटर का यूज करेंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर, यूजुअली इम्प्रूव द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को इम्प्रूव करता है, बट may amplify high frequency, ठीक है, ध्यान देना। दो पॉइंट हम लोग का हो गया, एक फेज लीड करेगा, एक ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को इम्प्रूव करेगा, और कभी कभी एम्पलीफाई हाई फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई भी करता है ये। उसके बाद
अगर इसका हम ट्रांसफर फंक्शन का अगर हम बात करेंगे ना, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन कुछ ऐसा होता है। कंपनसेटर के लिए भी जैसे कंट्रोलर को सीएस से डिनोट करते थे, तो यहाँ भी कंट्रोलर की जगह कंपनसेटर आएगा। तो यहाँ पे होता है केसी इंटू यस प्लस 1/t, इसका ये जनरल फॉर्म है कंपनसेटर का, यस प्लस 1/α t। ये बस ये फॉर्मूला याद रखना, और कुछ नहीं करना है। अरे क्या हो गया यार। ठीक है, यहाँ पर अल्फा का जो वैल्यू होता है ना 0 से 1 के बीच में होता है, और टी जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है। और के तो हम पहले बताए नहीं कुछ लिखे हैं, तो वो ग्रेटर देन का बात कर रहे हैं। तो ये सब बस अभी के लिए माइंड में रखो, रटो तो ठीक है, बस इस चीज को याद रखना, इस फॉर्मूला को याद रखना। ये लीड कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन हो गया, इसी के फॉर्म में वो रहता है। ठीक है, इसी से हम फेज लीड करते हैं। लाइक के केस में फिर हम इसी को उल्टा करेंगे तो फेज लाइक करेगा। चलो, ये तुम्हारे लीड कंपनसेटर का कुछ कुछ पॉइंट था। और अगर हम यहाँ पे बात करें इसी क्वेश्चन के को, जो हम तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन लिखे, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ना, अगर हम तुमसे पूछ दिए कि इसका पोल्स बताइए, तो क्या तुम पोल्स नहीं बता सकते हो? अगर हम इसका पोल्स का बात करेंगे, तुम लोग पोल्स बता सकते हो। इसका पोल्स -1/α t है, जीरोज जो है -1/t है। ठीक है, आते हैं लाइक पे। लाइक कंपनसेटर, तो लाइक कंपनसेटर में क्या हो जाएगा? मेरा वॉइस ऑडिबल है ना? यस सर। ठीक है, तो लैग कंपनसेटर क्या करेगा? ऐसा भी सिस्टम हो सकता है कि वो सिस्टम में का जो एंगल हो रहा हो, या फिर फेजर जो है वो ज्यादा लीड कर रहा हो। ठीक है, एक्सिस लीड कर गया, तो अब हमको उस एंगल को कम करना होगा। ठीक है, उस फेज एंगल को। तो उस एंगल को कम किसके द्वारा करेंगे ताकि सिस्टम फिर से स्टेबल कंडीशन में आ जाए? तो उसके लिए हमको फिर से लैग कंपनसेटर लगाना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा होगा ना कि कंपनसेटर वर्ड क्यों आया। एक कंट्रोलर आया जो हमेशा उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है ना, जो भी उसका परेशानी था हमेशा के लिए सॉल्व कर देगा। कंपनसेटर जो है उस समय के लिए जो उसको परेशान कर रहा है उस चीज को वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, बस इतना अंतर है। A lag compensator is typically used to attenuate of high frequency। ऐसा मत सोचना कि हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, हम डिफिनेशन पे तो जा ही नहीं है। तुम लोग को लैग कंपनसेटर नहीं पढ़ा रहे हैं। ये जितना लिख रहे हैं ना यही क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? लाइट कम टिपिकली यूज टू अटेनुएट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। ये हाई फ्रीक्वेंसी को अटेनुएट करता है। यहाँ पर क्या था? ये जो है एम्पलीफाई करता है हाई फ्रीक्वेंसी को। दोनों में अंतर है ना, ये एम्पलीफाई किया, वो अटेनुएट किया। अब आते हैं आगे। अगर हम इसका ट्रांसफर फंक्शन का बात करें, तो देखो ट्रांसफर फंक्शन अगर इसका हम लिखेंगे तो लाइक सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है।
सबको मेरा वॉइस कट के जा रहा है। कंफर्म करो। मेरा वॉइस ऑडिबल नहीं है क्या? जी सर। ठीक है, प्रीति एक बार देख लो, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। चलो, इतना कंडीशन को ध्यान रखना और बाकी कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। मतलब हम एक लैग का एक पॉइंट बता दिए, एक इसका ट्रांसफर फंक्शन लिख दिए। अगर हम यहाँ से पूछे कि इसका पोल्स क्या होगा, तो शायद पोल्स भी बता सकते हो, यस -1/βt, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम जीरोज पूछेंगे, जीरोज बता सकते हो, जीरोज क्या हो जाएगा -1/t। तो टोटल कंडीशन हम लोग के पास आ चुका है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ से बात करें इसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो जो तुम्हारा पोल्स और जीरोज है वही तुम्हारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगा। क्वेश्चन पे आएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। चलो आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टिपिकली ट्रू अबाउट अ लीड कंपनसेटर, ठीक है। कह रहा है इट अटेनुएट हाई फ्रीक्वेंसी, इट अटेनुएट हाई फ्रीक्वेंसी। एक मिनट। तो अभी तो हम बात किए ना, अटेन्यूएट हाई फ्रीक्वेंसी कौन कर रहा था, वो तो लैग कंपनसेटर कर रहा था। ये जो ऑप्शन है ये लैग के लिए सही है, ठीक है, ये लैग के लिए सही है। फिर कह रहा है इट इम्प्रूव ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। अभी पढ़े हैं कि जो लीड कंपनसेटर है वो इम्प्रूव करता है ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को, तो अभी तक तो सही है। एंड एम्पलीफाई हाई फ्रीक्वेंसी, सही हो गया ना। लीड कंपनसेटर में ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स इंप्रूव करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करेगा। एटेनुएट किस में होगा, तो लैग में होगा। बाकी फिर ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को रोड्स मतलब क्या हो गया, इंप्रूव नहीं कर रहा है, इसका अपोजिट एम्पलीफाई। तो ये सही था लेकिन ये गलत है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इट इम्प्रूव ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स अटेनुएट हाई फ्रीक्वेंसी, इसमें ये सही है तो ये रॉन्ग है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। आ रहा है ना समझ में। तो हमको याद क्या रखना है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से, इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से। ये लैग के लिए सही है, ये लीड के लिए सही है, ठीक है। चलो ठीक है ना, नहीं नहीं ऐसे नहीं याद रखो, ये दिक्कत करेगा, क्योंकि ये जो रॉड्स का वर्ड यूज कर दिया, हम ऐसा नहीं बोल सकते लैग के लिए कि वो उसको इसका अपोजिट करेगा, ठीक है, ये नहीं बोल सकते लैग के लिए। अगला कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ लीड कंपनसेटर इंट्रोड्यूस एन ओपन लूप जीरोज। ध्यान दो, लीड कंपनसेटर का बात हो रहा है, ठीक है, ओपन लूप जीरोज बोल रहा है। तो जीरोज का मतलब -2 है, और फिर पोल्स, पोल्स दिया हुआ है तुम्हारे पास -5। तो कह रहा है देन द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंपनसेटर। ध्यान दो, पहले हम इसका इक्वेशन लिखते हैं, जो ट्रांसफर फंक्शन है ना, पहले वहां से जाओ। क्या बताए थे, तो Kc इंटू यस प्लस 1/t बाई यस प्लस 1/α t, ऐसा कुछ बताए थे। पहले यहाँ से क्या करो, सबको फाइंड करो। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो होता है, ये जो एक हो गया 1/t कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, एक 1/α-t कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग, इसे देखो, यहाँ पे इसका पोल्स क्या था, ये जीरोज हो गया, ये हो गया इसका पोल्स -1/α-t। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो होता है यही 1/t और 1/α-t, ये तुम्हारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस के लिए अगर हम इसका ट्रांसफर फंक्शन देखें, तो यस प्लस 2 बाई यस प्लस 5। तो देख लो
1/t का वैल्यू क्या है यहाँ पे अगर बोले तो 1/t का वैल्यू तुम्हारा 2 दिख रहा है और 1/α t का वैल्यू तुम्हारा कितना दिख रहा है तो 5 दिख रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 and 5। क्लियर हो रहा है तो 2 and 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मैक्सिमम फेज लीड प्रोवाइडेड बाय द लीड कंपनसेटर। इसका फॉर्मूला तुमको याद रखना होगा। फेज लीड का जो फॉर्मूला होता है वो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो करके बताते हैं। जितना बताया ना सबको याद रखना। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी लीड कंपनसेटर के लिए ये होता है, उसका ट्रांसफर फंक्शन वहां से सारा मालूम हो जाएगा। मैक्सिमम फेज लीड की अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर देखो साइन फाई एम, ठीक है। मैक्सिमम फेज लीड साइन फाई एम इक्वल टू होता है 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा। ये इसको याद रख लेना। कहने का मतलब फाई एम इक्वल टू मैक्सिमम फेज लीड इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा। अब ये अल्फा कहाँ से आएगा तो फिर से यहाँ से आएगा। 1/t इक्वल टू तुमको दिया हुआ है 2, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। इसमें पुट कर दो तो 1/अल्फा इंटू टी का वैल्यू तो 1/2 इक्वल टू 5। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5। आ गया ना अल्फा का वैल्यू। इसका मतलब 0.4 इसमें पुट कर देते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस 0.4 बाई 1 प्लस 0.4 करके देखो कितना आता है। सॉल्व करो। कैलकुलेटर तो मेरे पास हाँ है। हम्म, 0.6 1.4 25.37 आया। इसका मतलब है सही है ना। मेरा तो 25.67 आया है। देख लो तो सही है ना कैलकुलेशन किया हुआ। इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर तो ये मैच करेगा 3 का ही हो जाएगा। कैलकुलेशन बस देखते जाना ठीक है क्योंकि हम लोग को आंसर पता नहीं है कौन सही है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है फ्रीक्वेंसी एट विच द मैक्सिमम फेज लीड वुड बी प्रोवाइडेड बाय। जो मेरा फाइम आया इस एंगल के लिए इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा तो फॉर्मूला फिर से याद रखो। एट फाई इक्वल टू फाई एम ओमेगा ओमेगा एम इक्वल टू होता है 1 बाई रूट अल्फा इंटू टी। ठीक है ये फॉर्मूला फिर से याद रखो। फॉर मैक्सिमम फेज लीड के लिए जो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए 1/√अल्फा इंटू टी। तो क्या हो जाएगा अल्फा का वैल्यू अगर हम अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पुट करना चाहें तो अभी निकाले थे ना कितना आया था 0.4 और टी का वैल्यू कितना था तो 0.5। कैलकुलेट करो कितना आता है 0.4 0.5 3.16 आया। ऑप्शन में क्या क्या है
3.16, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का सी नंबर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। करा इट इज डिजायर दैट लो फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड वैल्यू डीबी, डीबी के बारे में तुम लोग कुछ जानते नहीं हो, of the compensated sinusoidal transfer function be 20 dB, then the value of parameter kc is। अब यहाँ पे हमको kc का वैल्यू निकालना है, मतलब जो तुम लोग को बताए थे kc s प्लस 1 बाई टी बाई s प्लस 1 बाई अल्फा टी। मतलब यहाँ पर सी एस का वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, s प्लस 2 बाई s प्लस 5 दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम ऐसा देखें तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, तो करके देखते हैं क्या होगा। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसी को अगर हम लिखना चाहेंगे तो k इंटू टी एस प्लस 1 बाई अल्फा टी एस प्लस 1, ठीक है, ऐसा कुछ है। और इधर जो भी बचेगा, क्या बच सकता है, इधर अल्फा बचा और इधर टी बचा, यानी कि यहाँ पर टी जाएगा अलग से, तो उसको हम मान लिए, मतलब यहाँ पे जो k का वैल्यू है ना, उसको के सी इंटू टी करके मान लिए, मतलब उसको अलग कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिए। अगर हम यहाँ का बात करें तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, क्वेश्चन कर रहा है 20 dB लो फ्रीक्वेंसी। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें, 20 dB लो फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड, हमको केसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ से केसी कैलकुलेट कर रहा है। तो हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे फार्मूला लगाना भी चाहेंगे तो 20 dB के लिए सब चीज़ तो है दिया हुआ, देखो हम भूल रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हम निकालने में हमको दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा। अगर हम करें 20 लॉग, यहाँ पे dB के लिए फॉर्मूला होता है 20 लॉग करके, यहाँ पे हमको केसी का वैल्यू चाहिए। हाँ मिल जाएगा, आ गया माइंड में। देखो इस फॉर्म में इसको ले आते हैं, कैसे क्या होता है देखते हैं। यानी कि ये जो हम तुमको बताए हैं ना, यहाँ से जो भी k का वैल्यू होगा वही मेरा केसी कहलाएगा। देखो करके देखते हैं, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर s प्लस 1, s बाई 2 प्लस 1 ना, s बाई 2 प्लस 1, और इधर अगर हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा s बाई 5 प्लस 1, ठीक है, और इधर 5, ऐसा कुछ आया। और उसके बाद जब हम इतना किए, इतना करने के बाद, इतना करने के बाद हमको कांस्टेंट पार्ट को चाहिए, केसी इंटू टी, टी का वैल्यू कितना आया था, टी का वैल्यू है मेरे पास 1/2 यानी कि 0.5। अच्छा इसको हम लास्ट में देखते हैं, ठीक है, इसको लास्ट में देखते हैं, पहले और सब बना लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ कर रहा है देखते हैं। इतना आंसर इसका डायरेक्ट ही निकलेगा, बस हमको केसी का डायरेक्ट वैल्यू चाहिए था, उसका बस हम डीवी में उसको चेंज कर देंगे, और बाकी कोई दिक्कत था नहीं, लेकिन फिर भी उसको लास्ट में करते हैं, पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लीड कंपनसेटर नीड्स टू प्रोवाइड अ मैक्सिमम फेज लीड। मैक्सिमम फेज लीड तुम्हारा दिया हुआ है तो कह रहा वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अब तो निकल जाएगा ना। मैक्सिमम फेज लीड तुमको दे दिया, मतलब फाइव का वैल्यू गिवन है 40 डिग्री, तो अब तो निकाल सकते हैं क्योंकि हम पढ़े हुए हैं साइन फाइव इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करेंगे तो साइन 40 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा। अगर हम इतना करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा। साइन 40 का वैल्यू क्या होगा? तुम लोग कैलकुलेटर रखो अपने पास, ठीक है, ताकि हम जल्दी जल्दी इस चीज को कर पाए। बताते जाओगे तो होते चला जाएगा। 0.6427 ऐसा कुछ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0.64 प्लस 0.64 अल्फा। अगर हम इसको देखें तो 1 माइनस 0.64 और फिर अल्फा में ये ऐड हो जाएगा तो ये 1.64 हो जाएगा। सही है, 1 प्लस 0.64 1.64। तो अगर हम अल्फा का बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0.36 बाई 1.64। देख लो हम सही बनाए हैं, कैलकुलेशन चेक कर लेना। 1.64 0.21 आया, 0.219 मतलब 0.22, तो ये हो जाएगा सही। अब उसके बाद करा द मैक्सिमम फेज लीड एंगल शुड बी प्रोवाइडेड एट अ फ्रीक्वेंसी 10 देन द वैल्यू ऑफ टी। अब की बार बोल रहा है ओमेगा का वैल्यू दे दिया 10, तो टी का वैल्यू बताइए। तो मैक्सिमम फेज लीड के लिए हम ओमेगा यम का वैल्यू भी बताए थे 1 बाई रूट अल्फा इंटू टी होता है, टी बाहर है, रूट के बाहर है टी, ठीक है। तो अभी हम अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट किए, कितना आया? तो 0.22 आया। तो अब इसको पुट करो, ओमेगा एन तुम्हारा दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है 10, तो 10 इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 0.22 इंटू टी। तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 1 बाई रूट अंडर 0.22 इंटू 10। देखो करके कितना आता है। यहाँ आया 0.213, 0.2132, तो यही होगा मेरे ख्याल से। हाँ यही होगा आंसर। ठीक है, 8 नंबर चलते हैं। ठीक है ना, मेरा वॉइस जा भी रहा है या फिर हम ऐसे ही बोल रहे हैं? हाँ सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इट इज डिजायर्ड दैट स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट बी 10 s पर पावर -1 देन द वैल्यू ऑफ kc इज अराउंड। अब हमको इसका kc का वैल्यू चाहिए, तो अब उसके अकॉर्डिंग पे आते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो फिर से, अगर हम बात करें, अभी हम फॉर्मूला क्या बताए थे, सी एस इक्वल टू बताए के सी इंटू यस प्लस 1/t। देखो इतना बार लिख रहे हैं ना, याद हो जाना चाहिए। नहीं पढ़े हैं कुछ भी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत माइंड में आ जाएगा कि ऐसा भी कुछ पढ़े थे। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखो। स्टैटिक, देखो अभी तक हम तुम लोग को बताए थे एक स्टैटिक पोजीशन एरर, स्टैटिक में एक स्टैटिक पोजीशन एरर का बात किए थे, ठीक है। वहां पे हम बोले थे लिमिट एस टेंस टू 0 जीएस इंटू एच एस, अगर याद होगा तो। एक हम बताए थे स्टैटिक एसेलेरेशन, ठीक है। एसेलेरेशन के केस के लिए हम बोले थे
लिमिट यस टेंस टू 0 यस स्क्वायर जीएस इंटू एच एस। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है फिर वेलोसिटी का बात कर रहा है, तो वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी के लिए माइंड में शायद आ ही गया होगा स्टैटिक वेलोसिटी एरर। तो यहाँ पर जो आएगा ना यस टेंस टू 0 यस जीएस इंटू एच एस, बस इस तरह से याद रखो तो कर लो ना, कोई तरह की तो दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। यानी कि तो कह रहा है वैल्यू ऑफ के सी, अगर हम यहाँ से इसका फॉर्मूला लगाना चाहें तो ये स्टैटिक एरर ही दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया कि लिमिट ऑफ, यहाँ बनेगा, थोड़ा सा साइड में बनाते हैं, लिमिट ऑफ यस टेंस टू 0 यस जीएस एच एस, ठीक है, इसका वैल्यू डालते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीएस एच एस का मतलब सी एस का वैल्यू, अगर हम वहाँ पे इसका वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा के सी यस प्लस 1/t बाई यस प्लस 1/, अल्फा टी, डिस्टर्बिंग हो रहा है ना, ये हो गया। और उसके बाद फिर अगर हम इतना वैल्यू हम पुट किए, अच्छा कुछ क्वेश्चन में और भी कुछ दिया है, इतना ही दिया है और कुछ नहीं दिया है, इट दिया है डेट, कुछ तो दिया होगा, देखो वही कहें यहाँ दिया हुआ है प्लान ट्रांसफर फंक्शन पीएस, वही कहें क्वेश्चन अधूरा कैसे रह गया। देखो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ये था ना, हम ध्यान नहीं दिए, 6 7 बन गया, अभी हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि इसका यूज नहीं हुआ था, ठीक है ना, ये तो अभी गलत बना देते हैं। यहाँ देखो कह रहा है प्लान ट्रांसफर फंक्शन, मतलब ये पीएस तुम्हारा गिवन है कितना, तो पीएस गिवन है 1/s इंटू एस प्लस 3, और फिर कह रहा है इट इज डिजायर डाटा लीड कंपनसेटर इज यूज टू डिजाइन अ यूनिटी फीडबैक, ये यूनिटी फीडबैक है और साथ में निगेटिव है, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर था क्वेश्चन लीड कंपनसेटर के लिए, ये सब दिया हुआ था, ये सब कैलकुलेट कर लिए, 7 नंबर कैलकुलेट कर लिए। अब फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग थे, वही हम यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन तो दे दिया लेकिन हमको करना क्या है, कैसे निकालना है, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि जीएस एच एस के लिए, ठीक है, अगर हम तुमसे बोले कंपनसेटर अगर हम लगाएंगे, अगर यहाँ पे कंपनसेटर लगा हुआ है तभी बात हो रहा है, तो कंपनसेटर जहाँ कंट्रोलर लगता है वहीं पे कंपनसेटर लगेगा। तो अगर हम बोले यहाँ पर कि जी एस एच एस का वैल्यू क्या है, तो सी एस इंटू पी एस मिला करके तुम्हारा जी एस एच एस होगा, कहने का मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप का बात नहीं कर रहा। तो सी एस का वैल्यू के सी इंटू एस प्लस 1/t, और ये एस प्लस 1/अल्फा t, ये हो गया सी एस के लिए, और पी एस तुम्हारा दिया हुआ है 1/s इंटू एस प्लस 3। 1 मिनट ज़्यादा हो गया। ऐसे चलो बात कर तो पहले। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम जी एस एच एस का वैल्यू देखें तो सी एस इंटू पी एस, सी एस का वैल्यू रखे और पी एस का वैल्यू रखे, ठीक है। अब हम यहाँ पर जी एस एच एस का वैल्यू मिल गया तो आते हैं नीचे उसका वैल्यू पुट करते हैं,
तो हम लोग यहाँ पर सी एस का वैल्यू लिख लिए, पी एस का वैल्यू लिख लेते हैं 1/s इंटू एस प्लस 3। सब कुछ हो गया। करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करो। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये यस और ये यस कैंसिल आउट, यस टेंस टू जीरो, अगर हम जीरो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो के सी इंटू 1/t और इधर मिल जाएगा 1/अल्फा टी, ठीक है, और इंटू 3। सही है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत? तो ये टी टी कैंसिल आउट, ठीक है ना, इतना कुछ आया। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिल जाएगा के सी इंटू अल्फा बाई 3। ये कुछ आया हमको सॉल्व करके, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि जो हम कैलकुलेट कर रहे थे वही गिवन है, कितना, 10। ठीक है, यह मेरे पास गिवन है, अगर गिवन है तो क्यों ना उसको वैल्यू पुट कर दे, अब तो आराम से मिल जाएगा ना केसी का वैल्यू। ये मेरे पास गिवन था 10, तो चलो केसी का वैल्यू निकालो, 10 इंटू 3/अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या है, शायद अभी कैलकुलेट भी किए हैं इसमें, अल्फा का वैल्यू कहीं पे कैलकुलेट किए हैं, 0.22 था ना, तो उसको हम लोग रख लेते हैं। जीरो पॉइंट टू टू, तो 30/0.22 कितना होगा, कुछ ज्यादा आ गया, कितना है ऑप्शन, मेरे पास आया है 136.36, तो यही हो जाएगा आंसर, 138 वाला। ठीक है ना, तो हम लोग का किस प्रकार से, मतलब यहाँ पे जो भी ध्यान रखना है वो फॉर्मूला पे ध्यान रखना है। यहाँ पे था क्या, ये क्वेश्चन को समझना था, 6 to 11, ये जो क्वेश्चन दिया क्या उसके बेसिस पे हम ग्राफ बना सकते हैं। तो कंपनसेटर जो नया वर्ड आया है उसको बस तुम अभी के लिए तुम कंट्रोलर मान करके चलो, बस उसका ट्रांसफर फंक्शन अलग है, ठीक है। जैसे वहां पे पी पढ़े थे, पी का अलग था, आई का अलग था, पी आई का अलग था, पी आई डी का अलग था, वैसे यहाँ पर लीड है, लीड का अलग होगा, लैग का अलग होगा, लीड लैग का अलग होगा, लैग लीड का अलग होगा, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, करा लीड कंपनसेटर इंट्रोड्यूस अ ओपन लूप जीरो एट, ओपन लूप जीरो का बात कर रहा है, तो अभी क्या बताए, के सी यस प्लस 1/t और फिर यस प्लस 1/अल्फा टी, तो जीरो का -1/t ही होता है जीरोज, तो -1/t का वैल्यू कैलकुलेट किए थे, कितना आया था, तो 0.215 है ना t का वैल्यू, तो 0.215, ठीक है, तो 0.215 भी जीरोज हो गया। देखो सॉल्व करो कितना आता है, -1/0.215, तो ये हो जाएगा -4.65, तो ये हो जाएगा ऑप्शन -4.65। अब उसके बाद अगर 10 नंबर का बात करें तो कह रहा है पोल्स का बात कर रहा है, तो पोल्स फिर से देखो तुमको मालूम है इसका पोल्स क्या हो जाएगा, यस प्लस 1/अल्फा टी इक्वल टू 0, तो पोल्स आ जाएगा -1/अल्फा टी, तो -1/अल्फा का वैल्यू अभी कैलकुलेट किए थे 0.22 आया था, टी का वैल्यू 0.215 आया था, सॉल्व करो, 0.22, ये आ गया -21.14, सही है, देखते हैं, -21.14, यही होगा, पहला नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, फिर अब उसके बाद पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर कह रहा है कंसिडर द ट्रांसफर फंक्शन, ये उसी क्वेश्चन का है ना पार्ट, कंसिडर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द लीड कंपनसेटर व्हिच पैरामीटर हैव बीन डिटरमाइंड इन प्रॉब्लम 6 to 10, ठीक है।
द लो फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। लो फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, मतलब जो भी हम कैलकुलेट करेंगे ओमेगा टेंड्स टू 0 पे। कंपनसेटर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ट्रांसफर फंक्शन वुड टेंड टू अराउंड। अब मतलब इसके लिए कैलकुलेट करना है, तो देखते हैं क्या किया जाए। तो यहाँ पर फिर से फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी अगर हम इसका बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपनसेटर फ्रीक्वेंसी एक शॉर्टकट बताते हैं, ध्यान देना, अभी नहीं आएगा समझ में ऐसे। सी एस था क्या, के सी इंटू एस प्लस 1/t, एस प्लस 1/अल्फा टी, ठीक है। इसको जनरल फॉर्म में लिखो, ये हो गया टी एस प्लस 1/t, इसको अगर लिखेंगे तो अल्फा टी एस प्लस 1/अल्फा टी। ये टी टी तो कैंसिल आउट हो गया, इसको हम लिख सकते हैं के सी इंटू अल्फा इंटू टी एस प्लस 1/अल्फा टी एस प्लस 1, ठीक है। एक फॉर्म इसका ये भी हो गया। इससे फायदा क्या हुआ कि हम इस क्वेश्चन के लिए ना तुम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो, बाकी कॉन्सेप्ट इसका कुछ और ही है, हम बस अभी इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं। कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो, लीड कंपनसेटर का फॉर्मूला लैग रहेगा तो लैग का फॉर्मूला, ठीक है। कुछ पैरामीटर हैव बीन डिटरमाइंड इन प्रॉब्लम द लो फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड। तो अगर लो फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड का अगर बात कर रहा है, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है, तो ये होता है के सी इंटू अल्फा। ये जो आया है ना के सी इंटू अल्फा, यही तुम्हारा लो फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड है। तो अब क्या होगा, हम के सी का वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हैं, अल्फा का वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो डालते हैं ना, के सी का वैल्यू क्या आया था, अभी कैलकुलेट किए थे, हाँ। के सी का वैल्यू आया था 138, ठीक है। 138 और अल्फा का वैल्यू आया था 0.22। यहाँ पे पुट करो 138 पॉइंट इन मल्टीप्लीकेशन 0.22, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30 लेकिन ये जो आया है ना, ये नॉर्मल केस में आया है, मतलब डेसिमल में आया है, डेसिबल में नहीं आया, ये डेसिमल में आया। डेसिबल में करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको बस 20 लॉग के अंदर इसको डाल देंगे, ठीक है। इसको अब सॉल्व करो, ये अब डेसिबल हो गया, 20 लॉग 30, ठीक है। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 29.64, 29.64, तो यही आ जाएगा आंसर 11 का डी। 12 नंबर का अगर हम बात करें, देखो लैग कंपनसेटर का बात कर रहा है, तो लैग कंपनसेटर में क्या बताए थे, यहाँ कह रहा है इट मैग्नीफाई हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, इट डिक्रीज द लो फ्रीक्वेंसी गेन, इट इंक्रीज द स्टेडी स्टेट एरर, इट एक्ट लाइक अ लो पास फिल्टर, ठीक है। अब इस चीज को समझना है, तो अभी तक जो बताए क्या उसमें से कोई केस मैच कर रहा है। हम बताए थे लैग कंपनसेटर इज टिपिकली यूज्ड टू अटेन्युएट अ हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को अटेन्युएट करता है, इतना ही बताए थे। चलो इस केस में तो मेरे ख्याल से नहीं आ पाया, क्या आ पाया, अटेन्युएट कर रहा है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया ना। मैग्नीफाई डिक्रीज या लो फ्रीक्वेंसी गेन, अगर हम यहाँ पर बात करें
अच्छा अटेनुएट देखने दो। अटेनुएट और इम्प्रूव एक ही चीज है क्या? सर्च करना पड़ेगा। नहीं ऐसा तो नहीं। मैग्नीफाई मतलब क्या हो गया? यही तो होता है ना, मैग्नीफाई मतलब इम्प्रूव ही होता है। तुम लोग बताओ, तुम लोग को तो मालूम होगा। मैग्नीफाई बढ़ाना, ठीक है, इम्प्रूव के केस में आएगा। तो ये तो अटेनुएट करता है, ये गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है। फिर कह रहा है इट डिक्रीज लो फ्रीक्वेंसी गेन। लो फ्रीक्वेंसी गेन को ये डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी गेन को डिक्रीज तो नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरा लैग कंपनसेटर है। तो फ्रीक्वेंसी का बात भी आएगा यहाँ पर। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये सारा तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन से भी कर सकते हैं। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी गेन का अगर हम बात करें, तो ये डिक्रीज नहीं इंक्रीज करेगा इसको ना। तुम देखो यहाँ पर ध्यान रखना, इट डिक्रीज द लो फ्रीक्वेंसी गेन, याद रखने के लिए बताते हैं। यहाँ पर इंक्रीज होगा जब लैग कंपनसेटर का बात करेगा, तो ये इंक्रीज करेगा फ्रीक्वेंसी गेन को। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी गेन को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा? जब बोर्ड प्लॉट अच्छे से बताएंगे ना, जिससे हम लैग कंपनसेटर के लिए ट्रांसफर फंक्शन क्या बताए थे, यस के सी इंटू यस प्लस वन बाई टी इंटू यस प्लस वन बाई बीटा टी। देखो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे अल्फा यहाँ पे बीटा है। यहाँ अल्फा लेस देन वन था, यहाँ बीटा ग्रेटर देन वन है। ठीक है, यही दोनों का केस होता है यहाँ पर, कि जब यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे ना, लो फ्रीक्वेंसी गेन, तो उस केस में वो इंक्रीज करता है। जब इसका बोर्ड प्लॉट बनाएंगे तो वहां पर समझ में आएगा। अभी के लिए बस इसका ध्यान रखो कि ये रॉन्ग है। लैग कंपनसेटर के लिए ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर ये इंक्रीज करेगा। फिर कह रहा है इट इंक्रीज द स्टडी स्टेट एरर। तो देखो ये स्टडी स्टेट एरर की अगर बात करेंगे, तो हम ये भी नहीं बोलेंगे कि इसको डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। जो करेगा वो तुम्हारा लीग लैड कंपनसेटर या फिर लैग लीड कंपनसेटर, इस पे प्रभाव डालेगा। ठीक है, दोनों मिल करके। तो यहाँ पर ये भी केस नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर बोले इट एक्ट लाइक अ लो पास फिल्टर, ये सही है। लैग कंपनसेटर जो है वो लो पास फिल्टर की तरह काम करता है। ऐसा क्यों है? जब इसका ट्रांसफर फंक्शन एग्जैक्ट, जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, जब सर्किट का ग्राफ बनाएंगे ना, तो समझ में आएगा। ये यहाँ से जब ग्राफ बनता है, तो जब कैपेसिटर से जब पास होता है, यही यही जनरली तुम्हारा लैग कंपनसेटर होता है। तो इस केस में ये लो पास फिल्टर का काम करता है। ठीक है, तो इसे याद रखो, लैग कंपनसेटर लो पास फिल्टर का काम करता है। इट एक्ट्स एज अ लो पास फिल्टर। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हम ऐसे बता सकते हैं इसको लिखने के लिए, ये हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है। ठीक है ना, इसलिए हम उसके अंदर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि कुछ इतना डिटेल में जानते नहीं हो, इसलिए कोई फायदा भी नहीं है। तो बस ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान में रखो। तो मेरा 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। 13 नंबर का अगर हम बात करेंगे, अ लैग कंपनसेटर इंट्रोड्यूस एन ओपन लूप जीरो एट। देखो लैग कंपनसेटर का जीरो तुम्हारा वैल्यू दे दिया, तो हम क्या करने वाले हैं, ये लैग कंपनसेटर का तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, तो जीरोज दिया, जीरोज का मतलब कितना है, यस इक्वल टू -20, मतलब यस प्लस 20, इतना तो हो गया, डिवाइडेड बाय पोल्स का बात कर रहा है। ठीक है, -2 का मतलब यस प्लस 2 हो गया।
द कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज, तो फिर से वही चीज हो गया ना। अगर इसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे, इसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो जो पोल्स और जीरोज है वही तुम्हारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, इसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1/t और 1/βt, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 और फिर 2, 20 और फिर 2, इसका आंसर हो जाएगा 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है, अब देखो ये इसी चीज पे ध्यान देना है। आ गया लीड लैग कंपनसेटर का बात, वेयर T2 ग्रेटर देन T1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये बताएंगे भी तो नहीं आएगा समझ में, उससे बढ़िया है कि इसको याद रखो। अगर हम चलो थोड़ा बहुत इतना हिंट किए हैं तो एक काम और कर ही लेते हैं, कुछ पॉइंट बता देते हैं। देखो लीड लैग कंपनसेटर, लैग लीड कंपनसेटर के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, अभी हम क्या बोले थे, अगर हम लीड के लिए अगर हम बोले कि लीड कंपनसेटर क्या करता है, इम्प्रूव करता है। ध्यान देना इसमें जो है ना, जब लीड और लैग दोनों मिल जाएगा तो यहाँ पर लीड का जो काम होता है वो इम्प्रूव करता है स्टेबिलिटी को, इम्प्रूव स्टेबिलिटी मार्जिन, ठीक है। बट में डिक्रीज द स्टडी स्टेट एक्यूरेसी, आ गया ना स्टडी स्टेट का बात, स्टडी स्टेट एक्यूरेसी। उसके बाद अगर लैग का बात करें तो लैग क्या करता है, अटेन्युएट करता है, द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बट डिक्रीज द बैंडविड्थ। देख लो कुछ नया चीज यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब लीड लैग कंपनसेटर में अगर हम बात करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी तो पढ़े ही थे, अब यहाँ पे आ गया कि ये बैंडविड्थ को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ना, बैंडविड्थ को तो डिक्रीज करेगा ही, तुम लोग बोर्ड प्लॉट नहीं पढ़े हो इसलिए थोड़ा अब उतना आइडिया नहीं होगा। अगर हम ऐसा बात करते हैं तो ये तुम्हारा लो पास फिल्टर होता है, अगर हम ऐसा बात करें तो ये तुम्हारा हाई पास फिल्टर होता है। तो यहाँ पे कह रहा है हाई फ्रीक्वेंसी को अटेन्युएट कर रहा है, हो गया ना, जो भी हाई फ्रीक्वेंसी है उसको कट कर दिया, अटेन्युएट कर रहा है ये, और डिक्रीज कर रहा है बैंडविड्थ को, बैंडविड्थ को खत्म ही कर दिया, डिक्रीज क्या कर रहा है, खत्म ही कर दिया इसको। बैंडविड्थ का मतलब वो बैंडविड्थ इनफाइनाइट तक वो बढ़ता रहता है, जैसे यहाँ पे है ये इनफाइनाइट नंबर तक बैंडविड्थ कांस्टेंट है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ सिग्नल को भी लेंगे वहां पे भी बैंडविड्थ मिलेगा, मतलब बैंडविड्थ को बढ़ाता जा रहा है हाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर तो वो घटता जा रहा है, ठीक है। तो ग्राफ से भी समझ सकते हैं, ये लीड के लिए ग्राफ है, ये लैग के लिए है, इसको ये बोर्ड प्लॉट में बनेगा, तो बोर्ड पर अभी पढ़े नहीं हो इसलिए उतना आइडिया नहीं होगा। चलो इसके हेल्प से आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका ट्रांसफर फंक्शन मेनली था, इसका ट्रांसफर फंक्शन देखना। इसका अगर ट्रांसफर फंक्शन का बात करें, देखो दोनों मिल करके ही ट्रांसफर फंक्शन देगा, एक यस प्लस 1/T1 डिवाइडेड बाई यस प्लस गामा बाई T1, और फिर यहाँ पे हो जाएगा यस प्लस 1/T2, और यहाँ पे आ जाएगा यस प्लस 1/βT2, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन होता है।
देख लो दोनों, एक लीड के लिए एक लैग के लिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और ये बन गया लैग लीड का ट्रांसफर फंक्शन। अगर इतना समझ में आ गया तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो यहाँ पर गामा है वो ग्रेटर देन 1 है, बीटा है वो ग्रेटर देन 1 है, उसके बाद अगर T1 का बात करेंगे वो ग्रेटर देन 0 है, अगर T2 का बात करेंगे वो भी ग्रेटर देन 0 है, अगर Kc का बात करेंगे वो भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, टोटल के बारे में हम बता दिए। अगर हम यहाँ पर लीड के लिए पोल्स का बात करें, लीड कंपनसेटर के लिए अगर हम पूछे कि यहाँ पे लीड कंपनसेटर के लिए पोल्स कौन कौन सा होगा, तो एक हमारा पोल्स जो होगा वो गामा बाई T1 हो गया। ठीक है, जीरोज कौन कौन होगा, तो जीरोज जो है -1 बाई T1 हो गया। ठीक है, इतना आ गया। अगर हम लैग का बात करें, तो अगर हम लैग का बात करेंगे तो लैग के लिए अगर हम पोल्स करेंगे तो क्या होगा, तो लैग के लिए पोल्स करेंगे तो देख लो, पोल्स 1 बाई बीटा 2, जीरोज क्या हो जाएगा, तो 1 बाई T2। अब इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसका ग्राफ बनाए, यहाँ पर ना मतलब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ग्राफ हम बनाए या ना बनाए समझ में भी नहीं आएगा। देखो इधर ही बनाते हैं, क्वेश्चन के साथ आते हैं, वहां पे ग्राफ बनाते हैं। कह रहा है लीड लैग लीड कंपनसेटर जहां पर T2 ग्रेटर देन T1 है, which one of the lower corner frequency of the lag component would be greater than the lower corner frequency of the lead component। तो मतलब T2 ग्रेटर देन T1, हम इसी पे चलते हैं। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है T2 ग्रेटर देन है T1 से, मतलब इतना तो पता है कि जो तुम्हारा T2 होगा वो इसके पहले आएगा T1 से, मतलब ठीक है वो राइट साइड में होगा। चलो तो अगर हम बात करें, एक तुम्हारे पास आ गया गामा बाई T1, एक है तुम्हारे पास 1 बाई बीटा T2 और एक है -1 बाई T1। ध्यान देना गामा जो है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, गामा जो है ग्रेटर देन 1 है और 1 बाई T1, तो अगर गामा बढ़ते जाएगा, गामा का वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये तुम्हारा राइट की ओर शिफ्ट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव की ओर, सही है ना, -1 -2 ये घटता जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा माइनस गामा बाई T1 और इधर आ जाएगा -1 बाई T1। अभी T1 का सिर्फ बात कर रहे हैं। और अगर एक ये हो गया T2 का, अगर हम बात करें तो -1 बाई T2 बीटा T2 और एक हो जाएगा -T2। अब यहाँ पर है बीटा का वैल्यू लेस देन 1 है, अगर बीटा का वैल्यू देखो लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, 0 से छोटा है का मतलब हो गया, बोलो क्या होगा, कौन ज्यादा है, यही ज्यादा होगा ना। नीचे अगर हम डिनोमिनेटर को घटा रहे हैं इसका मतलब ये तुम्हारा इंक्रीज करेगा, इसका मतलब अगर हम T1 -1 बाई T2 को बोलेंगे तो ये ज्यादा है इससे, मतलब इधर 1 बाई बीटा T2 के बाद -1 बाई T2 होगा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम इसको रखें कहाँ। ठीक है, अब वहां पर ये काम आएगा कि अगर हम बात करते हैं -1 बाई T2 का ही, तो कह रहा है T2 ग्रेटर देन 1 बाई T1, अगर हम इसको उलट दें तो ये हो जाएगा 1 बाई T1 ग्रेटर देन 1 बाई T2, मतलब अगर हम माइनस लगा देंगे तो -1 बाई T1 -1 बाई T2, यानी कि जो T1 है ये जो है -1 बाई T2 से छोटा है, यानी कि ये कहीं यहाँ होगा। ठीक है, ये कहीं यहाँ होगा, इसको रख दिए। अब हमको इसको ध्यान रखना है कि ये -1 बाई बीटा 2 कहाँ है, इतना तो है कि -1 बाई T2 के तो बाद ही होगा, ये तो सही है, लेकिन अब ये नहीं पता कि वो यहाँ होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा बीटा के वैल्यू पे।
चलो तो यहाँ से देखते हैं कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द लोअर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑफ लैग कंपोनेंट। लोअर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, लैग कंपोनेंट का लोअर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कौन है? तो लैग कंपोनेंट का लोअर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग का लोअर कौन था? कौन था? यही था ना। अगर हम लोअर का बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड बोल रहा है, मैग्नीट्यूड का बात तो नहीं किया है। ये सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे -1/β T2 है। उसके बाद फिर कह रहा है will greater than the lower corner frequency of lead component। तो ये इससे बड़ा ही होगा, इसका बात कर रहा है। तो ग्रेटर देन नहीं बता सकते क्या होगा इसका, ठीक है। ये बीटा पे डिपेंड करेगा। अब ये गामा पे डिपेंड करेगा, गामा का वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है समझने, इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है समझने में, हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो फिर और देखते हैं, इस केस पे तो नहीं बता सकते, और देखते हैं इसमें क्या आता है। तो कह रहा हायर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑफ लैग कंपोनेंट वुड बी ग्रेटर देन द लोअर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। लोअर का तो छोड़ दो, लोअर का तो यहाँ पे चर्चा ही नहीं होगा। अगर हम बात करें इसके आगे, तो कह रहा हायर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एट द लैग कंपोनेंट वुड बी ग्रेटर देन द हायर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑफ द लीड कंपोनेंट। देखते हैं इसमें काम बना कि नहीं। हायर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, हायर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ये है। और फिर कह रहा है हायर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ये लीड के लिए है और लैग के लिए हायर ये है। तो दोनों में ये पहले है। कहा क्या रहा है? हायर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑफ द लैग कंपोनेंट ग्रेटर देन हायर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑफ लीड कंपोनेंट। तो ये ऑप्शन हमको सही लग रहा है। 14 नंबर का क्या दिया होगा, क्या होना चाहिए आंसर? नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसका आंसर ये है, याद रखो, हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे, हमको भी देखना पड़ेगा। इसका आंसर है हायर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑफ लैग कंपोनेंट वुड बी स्मॉलर देन लोअर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑफ लीड कंपोनेंट। ठीक है, याद रख के जाना, काम बन जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसीडरिंग द मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ द बोर्ड डायग्राम ऑफ टिपिकल लैग लीड कंपनसेटर वन कैन बी कंक्लूड दैट। अब ध्यान दो, लैग लीड के लिए अभी हम बताए, ये कह रहा है हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आर एटेन्यूएटेड। तो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? एटेन्यूएट का बात कर रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बोल क्या रहा है? बोर्ड प्लॉट डायग्राम considering board plot diagram typically lag lead compensator one can conclude high frequency component are attenuated, ठीक है। low frequency component are attenuated and intermediate frequency band is attenuated and intermediate frequency band is amplified। तो इसका आंसर ना ये होगा, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बैंड एटेन्यूएटेड होता है। जब इसका बोर्ड प्लॉट डायग्राम बनाएंगे, इसका बोर्ड प्लॉट डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। इसलिए बोले कि दोनों मिला करके एक होता है ना, मैंने सर अभी बताए कि हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वो सिर्फ लैग के लिए होता है। यहाँ पर लैग लीड दोनों मिला हुआ है। तो लैग के लिए ग्राफ ऐसा बनता है, लीड के लिए ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। दोनों को हम यहाँ पे मिला देंगे, इसका ग्राफ जो है ऐसा बनेगा, ये ऐसा ग्राफ बनता है। तो सेम ग्राफ तो नहीं हो गया ना, इसलिए ये ऑप्शन हम यहाँ पे नहीं बोल सकते ये लैग के लिए सही है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। एन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, देखो अटेन्यूएट मतलब क्या हो गया, किस फ्रीक्वेंसी को वो कट कर रहा है। तो ये बीच वाला फ्रीक्वेंसी को ही कट कर रहा है, ये लैग लीड के लिए है। ग्राफ देख करके ही बोल सकते हैं ऐसा कौन सा फ्रीक्वेंसी है जो लोअर पार्ट में है, तो बीच वाला फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है अटेन्यूएटेड, ठीक है ना। एम्पलीफाई का मतलब होता कब, जब तुम्हारा ग्राफ ऐसा बनता, ठीक है। ऐसा बनता तो एम्पलीफाई बोलते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये अटेन्यूएट हुआ, ठीक है। तो ये भी गलत, इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग अब जो भी आंसर सही हुआ होगा उसको अपना फिल कर लेना है सेगमेंट में।
ठीक है, तो इसको अभी यहीं पे रोकते हैं।